जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज आप लोग बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन जो कि चर्चा में संजय अरोड़ा साहब चर्चा में क्वेश्चन नंबर 1 में आता संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा चर्चा में है, ये कौन है? देखिए संजय अरोड़ा की बात करूंगा चर्चा में है तो ये है कौन? चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है और भाई केंद्र से जुड़ा क्वेश्चन है इसलिए भी इसको ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे। कैपिटल से जुड़ा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो संजय अरोड़ा साहब की बात करते हैं तो संजय अरोड़ा चर्चा में है क्यों? ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके आईपीएस ऑफिसर में। क्या है आपके ये आईपीएस ऑफिसर है? किस बैच की आपके ये? 1988 के आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, ओके। अब ये चर्चा में है क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में राकेश अस्थाना, किसको भी? राकेश जो अस्थाना साहब है, अस्थाना के स्थान पर इन्होंने अपना एक पद ग्रहण किया। राकेश अस्थाना कौन से स्थान पर? राकेश के स्थान पर राकेश अस्थाना। ये कौन थे? ये 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो इनका बैच बता रहे हैं, है कौन? आपको बता देगा दिल्ली के क्या थे भाई आपके? ये दिल्ली के पुलिस आयुक्त भाई, दिल्ली के आयुक्त हैं, याद रखना। दिल्ली के आयुक्त कौन थे? राकेश अस्थाना साहब थे। अब इनके स्थान पर कौन आ गए आपके? तो संजय अरोड़ा साहब इनके स्थान पर आ गए हैं। और ये कब तक इन्होंने कब कार्यभार संभाला? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो राकेश अस्थाना के स्थान पर कब भाई इन्होंने संजय अरोड़ा साहब ने? तो संजय अरोड़ा साहब ने 31 जुलाई 2022 को कह सकते हो आप, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कब तक? राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2022 तक थे। इनके स्थान पर आपके नए आईपीएस अफसर को क्या बना दिया गया? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बनाया गया। दिल्ली का पुलिस आयुक्त कह सकते हो, पुलिस से जो आयुक्त है ये किसको बनाया गया है? तो आपका राकेश अस्थाना के स्थान पर आपका संजय अरोड़ा साहब को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कौन से नंबर के? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका 24वें नंबर के भाई, 24वें नंबर के आपके पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आप थोड़ी सी बात करते हैं दिल्ली की, ले लेते हैं थोड़ी सी बात, 2-4 क्वेश्चन आपका, ठीक है भाई। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है देश की राजधानी कब बनी थी? 1911 में घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। बनी कब थी कैपिटल? 1912 में ये आपकी राजधानी बनी थी, दिल्ली राजधानी बनी थी। दिल्ली की बात करें तो क्या आपका ये यूटी है, आपको पता है यूनियन टेरिटरी है। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आपका कि दिल्ली तथा पुदुचेरी दोनों को राष्ट्रपति का, अभी जैसे आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अभी हाल ही में, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अभी। और राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी जो मुर्मू हैं, द्रौपदी जो मुर्मू मैडम जो हैं वो क्या बनी? हमने राष्ट्रपति साहब बने हैं, ठीक है। द्रौपदी जो राष्ट्रपति बनी है अभी। अब राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में था तो एक क्वेश्चन आपका एचसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई, एचसीएस के अंदर क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, जो कि काफी बार रिपीटेशन में भी था और मैंने बहुत बार कराया भी था। क्वेश्चन था आपका ये कि आपका दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में कब शामिल किया गया था? तो आपका ये कब शामिल किया गया था? 1992 में। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी दोनों यूटियों की जो विधानसभाएं हैं उनके यानी कि जो राष्ट्रपति का कॉलेजियम के अंदर इनको शामिल किया गया था, यानी कि अब ये लोग राष्ट्रपति वोट दे सकते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के कॉलेजियम में शामिल कब किया गया था? 1992 में किया गया था। एचसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अमेंडमेंट पूछ रखा था साथ में। तो क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए ये है कि कौन सा संविधान संशोधन था उसके तहत आपका दिल्ली व पुदुचेरी को जोड़ा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब एचसीएस में आ सकता है तो किसी भी पेपर में आपका आ सकता है 2022 में। तो संजय अरोड़ा साहब का जिक्र हुआ है यहाँ पे, राकेश अस्थाना साहब का जिक्र हुआ है यहाँ पे, हमने दिल्ली की राजधानी की बात करी है। आम आदमी जो आपकी पार्टी है वहां पर पार्टी आपकी क्या है? राज्य के अंदर है। अगर मैं बात करूं दिल्ली के पहले सीएम की तो दिल्ली के पहली महिला सीएम की तो श्रीमती सुषमा स्वराज है, जिनका संबंध हरियाणा से कहां से? अंबाला से है। और अंबाला हरियाणा की बात करें, सुषमा स्वराज जो मैडम थी उनका संबंध नारनौल से भी रहा है। उनके हम ये भी कह सकते हैं उनका संबंध महेंद्रगढ़ या नारनौल से भी रहा। साथ में हम ये बात करते हैं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्रालय के अंदर सबसे कम आयु की महिला जो कैबिनेट थी, मंत्री थी, वो भी कौन थी? आपकी सुषमा स्वराज थी। साथ में हम बात करते हैं जब महिलाओं की बात चली तो सबसे लंबा कार्यकाल किस महिला का रहा है सीएम के रूप में दिल्ली के अंदर? तो ये आपका शीला दीक्षित का रहा है। और वर्तमान में आपके कौन? आम आदमी की पार्टी के केजरीवाल साहब क्या सीएम साहब है। वहीं पर साथ में अगर मैं बात करूं शिक्षा मंत्री कौन वहां पे, जिनको लेकर के चर्चा का विषय था, तो आपका जो सिसोदिया साहब है, मनीष सिसोदिया साहब वहां के क्या है? शिक्षा मंत्री है।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। चलिए ठीक है, साथ में इन्होंने एक काम और भी किया था भाई, अभी दिल्ली के अंदर जो चर्चा के अंदर था, यानी कि जो मजदूर उनको स्किल को लेकर के काम किया गया था, यानी कि उनको काम सिखाया जाएगा, जो घर वगैरह बनाते हैं, राजगीर का जो काम करते हैं, उनको लेकर के दिल्ली के अंदर किया गया था काम किया, यानी कि उन मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 4200 रुपए का जो उनको वाहन किए जाएंगे, कितने रुपए, 4200 रुपए, वो दिल्ली सरकार ने बोला था कि हम ये रुपए देंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका चर्चा के अंदर है। हाल ही में हमने 2 अगस्त को एक जयंती बनाई है। किस महानुभाव की हमने जयंती बनाई है, किस स्वतंत्रता सेनानी की हमने जयंती बनाई है 2 अगस्त को, ये भी आपका चर्चा का विषय है भाई। ठीक है, यानी कि आज कितनी है, 3 अगस्त, यानी कल हमने किसकी जयंती मनाई थी, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। 2 अगस्त को, क्वेश्चन नंबर 2 अगस्त को, हाँ 2 अगस्त 2022 को किसकी जयंती बनाई है जो चर्चा में थी भाई, जो चर्चा में थी। 2 अगस्त 2022 को किसकी जयंती मनाई गई है, जो कि आपका चर्चा का विषय है। आप लोग समझ गए होंगे मैं कहां पर बात कर रहा हूं। 2 अगस्त 2022 को जो बनाई गई है आपकी किसकी, पिंगली वेंकैया नायडू की। किसकी मनाई गई भाई, आपकी पिंगली वेंकैया नायडू की मनाई गई है। पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती मनाई गई है। ठीक है, और पिंगली वेंकैया नायडू की कौन सी नंबर की जयंती मनाई है, तो जहां रखेंगे 146वीं जयंती मनाई है। और क्यों मनाई है ये ध्यान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने जयंती भी मनाई है, साथ में हम बात करें यहाँ पर हमारा क्या राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र आता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था, तो क्या किसने आकार दिया था, पिंगली वेंकैया नायडू ने इसका आकार दिया था। 5 वर्ष की मेहनत के बाद, 5 वर्ष काम किया था इसके ऊपर, काम करने के बाद अगर मैं बात करूं, 5 वर्ष काम करने के बाद इन्होंने इसको फाइनल अमाजमा पहनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं बात करता हूं, तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब, आपका संविधान सभा ने, किसने अपनाया था, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। हमने अभी हाल ही में कौन सा भी आपका 146वीं जयंती पिंगली वेंकैया नायडू की बनाई थी। अब मैं राष्ट्रीय ध्वज की थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो यह है बहुरंगा था भाई, बहुरंगीय था। ये बात करते हैं बहुरंगीय, यानी कि जब इसको पहली बार मैडम भिकाजी कामा ने, कहां पर, जर्मनी स्टुअर्ट के अंदर, जर्मनी स्टुअर्ट के अंदर जब इसको फहराया था, जर्मनी स्टुअर्ट में जब इसको फहराया था, स्टुअर्ट में जब इसको फहराया था तो ये बहुरंगीय था। कैसा था भाई आपका, ये बहुरंगीय था, यानी कि बहुत सारे रंग थे। अब क्वेश्चन है कि ये किसने, मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा इसको फहराया गया था जर्मनी के अंदर। ये कब फहराया था, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई पहली बार। उसके बाद हम जब बात करते हैं इसकी, तो उसके बाद इसके अंदर कितने रंग हुए हैं भाई, आपके 2 रंग हुए हैं, जिसमें आप लाल प्लस क्या कह सकते हैं, हरा कह सकते हैं। लाल प्लस हरे का मतलब क्या होता है, लाल मीन्स क्या होता है, हिंदू, और हरा मीन्स मतलब यहाँ लोगों ने निकाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में इसको फहराया गया था। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार यहाँ पे बनता है कि पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे कब फहराया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। तो आप कह सकते हैं इसको राष्ट्रीय ध्वज पहली बार भारत में कब फहराया गया था, तो इसको कोलकाता, कहां पर, कोलकाता के अंदर भाई, कोलकाता में भी कहां पर फहराया था, तो ये 7 अगस्त 1906 को आपका फहराया गया। कहां पर, ये पारसी बाग जो चौक है, इस चौक पर कलकत्ता के अंदर, जिसे आजकल हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, आपका 7 अगस्त 1906 को ये फहराया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया था, तो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। सबसे पहले किसने फहराया था, जर्मनी स्टुअर्ट गार्ड मैडम भिकाजी कामा ने। कब फहराया था, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। और पिंगली वेंकैया नायडू ने, ये आपका यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको
आकार दिया था। अब और अभी हमने कौन सी जयंती मनाई है, 146वीं जयंती मनाई है भाई। 1921 में तिरंगे के स्वरूप को कब अपनाया गया, ये अगर क्वेश्चन पूछे, तिरंगे के स्वरूप को कब अपनाया गया, तो ये 1921 के अंदर 1921 में तिरंगे, यानी कि अब इसके अंदर कितने रंग होंगे, 3 रंग होंगे। जहां पे मैंने बात करी थी 2 रंग होंगे, उसके बाद इसके अंदर तिरंगे के रूप में कब 1921 में तिरंगे के स्वरूप में अपनाया था, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, ओके, चलिए अगली बात करते हैं। 7 अगस्त 1906 का मैंने यहाँ पर जिक्र कर ही दिया है आपके बीच में, ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। 19 वर्ष की आयु में ये क्या थे, ब्रिटिश सेना से संबंधित थे, 19 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी। अगर पूछे किस पेशे से थे, तो ये ब्रिटिश सेना से संबंधित थे, पिंगली वेंकैया नायडू, और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज। और वर्तमान में हम बात करते हैं तो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ध्वज, हर घर में ध्वज संहिता में भी चेंज हुआ। ये ध्वज संहिता एक्चुअली में अलग एक टॉपिक है जो मैं लेकर के आऊंगा आपका 10 मिनट का, कि ध्वज संहिता कहाँ पे हम अपना तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका, ये था भाई 2 अगस्त को हमने किसके, पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती को मनाया था। साथ में इसका संबंध राष्ट्रीय ध्वज से है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंध क्यों है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को आकार दिया था, 5 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन करने के बाद आकार दिया था। तिरंगे के रूप में हमने 1921 में तिरंगे के रूप में कब मनाया, 1921 के अंदर मनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या किया था, अपनाया था, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्मनी स्टुअर्ट, मैडम भीकाजी कामा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आपको 5-6 क्वेश्चन संविधान सभा से आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों के बीच में बन जाते हैं भाई, काफी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, चाहे कैसे भी आप, जो आपको लगे कि हाँ ठीक है एग्जाम के अंदर है, तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में आप लोगों को ये याद भी हो चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम संविधान सभा पे। संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो बनाया किसने था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भेजा किसने था, भारत में आया कब था, अगर मैं ये बात करूं तो आपका मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था। ठीक है, साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर इसने क्या संविधान सभा बनाई थी, चुनाव हुआ था, संविधान सभा संख्या कितनी निर्धारित करी थी, 389 यहाँ पर इन्होंने संख्या निर्धारित करी थी। अंतरिम सरकार के चुनाव कब समाप्त हुए थे, अंतरिम सरकार बनाई थी, इसी संविधान सभा को अंतरिम सरकार या अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया था। 2 सितंबर 1946 में क्या कह सकते हैं हमें, इसका चुनाव कंप्लीट हो गया था। अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीएम कौन थे, आपको पता है, जवाहरलाल जो नेहरू थे, वो अंतरिम सरकार के पीएम थे। देश आजाद होने के बाद आपकी जो संख्या घट करके कितनी बच गई थी, 299। यहाँ पर अगर एक मैं आपसे बात करूं, देखिए कितने वर्गों में बांटा थे, तो 4 वर्ग थे। अगर मैं बात करूं 3 वर्ग खास तौर पे देखिए हिंदू थे या जनरल कह सकते हो आप इसको, उसके बाद एक आपका मुस्लिम था, एक आपका सिख था। तो यहाँ पर सिखों को 4 सीट दी गई थी, मुसलमानों को आपका 79 सीटें आरक्षित करी थी, और बाकी किसके लिए, बाकी जनरल के लिए थी 210 आपकी। लेकिन मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 73 सीटें यहाँ पे मिली थी। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि आरक्षित सीटें, यानी कि इतना बुरी हालत थी कि जो आरक्षित सीटें थी वो भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए मुस्लिम लीग संविधान सभा के विरोध में थी, और इसी संविधान सभा ने आगे चलकर के अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। अब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरिम संसद के तौर पर इसने कब काम किया, या ये संप्रभु निकाय कब बना, तो 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद ये आपका क्या संपूर्ण निकाय बन गया। क्या बन गया, आपका संपूर्ण संप्रभु निकाय बना, यानी कि अब ये आजाद है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के प्रबल आसार रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि आपके बीच में आपका लॉकडाउन लिरिक्स चर्चा में है। ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हाल ही में चर्चा में था, आपका लॉकडाउन लिरिक्स चर्चा में है। लॉकडाउन लिरिक्स का मतलब क्या होता है, लाइनें होती हैं। लॉकडाउन लिरिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो लॉकडाउन लिरिक्स की अगर देखिए, लॉकडाउन लिरिक्स चर्चा में है क्या, सबसे पहले तो ये आपको बता देता हूं, ये कि आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक का अभी हाल ही में क्या हुआ, विमोचन हुआ है। और ये विमोचन किया किसने है,
पुस्तक कैसी है ये, तो लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के दौरान, लॉकडाउन या कोरोना के दौरान जो कविताएं लिखी गई थी, जो एक्सपीरियंस के आधार पर जो कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं का क्या है, ये आपका संग्रह है। क्या है ये आपका, कविताओं का, लॉकडाउन के दौरान कविताओं जो लिखी गई थी एक्सपीरियंस के आधार पर, कविताओं का संग्रह है। संग्रह, इसका विमोचन किसने किया है, तो नवीन जो पटनायक साहब हैं, पटनायक ने क्या किया, इसका विमोचन किया है। और नवीन पटनायक ने कहा, ये है कौन आपके, तो उड़ीसा के सीएम है। कौन भाई आपके, उड़ीसा के सीएम है। जब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा को पहले किस नाम से जानते थे, तो कलिंग के नाम से इसको जानते थे। किस नाम से जानते थे भाई, कलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता है, तो कलिंग के नाम से, पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा की राजधानी की बात करूं मैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, उड़ीसा की जो राजधानी है, राजधानी ये कौन सी आपकी, भुवनेश्वर है, याद रखना। और अब भुवनेश्वर प्लस राउरकेला याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी जो वर्ल्ड कप है उस वर्ल्ड कप की क्या कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, हॉकी स्टेडियम आपका, तो राउरकेला, संख्या कितनी, 20,000 लोग यहाँ पर कैपेसिटी इसकी बैठने की। देश का पहला स्मार्ट शहर की बात करें तो ये भी कौन सा आपका, भुवनेश्वर ही है। ठीक है, ये इस पुस्तक का विमोचन किया लॉकडाउन के दौरान, जब वो घर थे तो घर में जो बैठ करके कविताएं लिखी गई हैं, उन कविताओं का एक संग्रह है जिसको नाम दिया गया है लॉकडाउन लिरिक्स। ये भी आपका चर्चा में। साथ में एक और पुस्तक आपकी चर्चा में है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 years ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ये भी आपकी चर्चा में है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ये आपकी चर्चा में है। ये पुस्तक भी, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, दोनों पुस्तकों का यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे दोनों पुस्तकों का जिक्र हुआ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। इस पुस्तक को भी अगर मैं बात करूं तो संजय बारू द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलिए, उड़ीसा की थोड़ी सी बात हुई थी, तो उड़ीसा की एक और बात, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है आपका, या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके बीच में। और वहां पर एक द्वीप है, वेलर द्वीप, उस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आपके वैज्ञानिक पहले जो आपके राष्ट्रपति थे उनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम। द्वीप का नाम कहां, एपीजे अब्दुल कलाम। अबुल बकीर जुमैनुद्दीन आपका अब्दुल कलाम आजाद, इसका इन्हीं के नाम पर जो आपके साइंटिस्ट भी थे, और कह सकते हैं जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, विंग्स ऑफ फायर जिनकी पुस्तक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में चर्चा में है, पीआईबी चर्चा में है भाई। अभी हाल ही में पीआईबी चर्चा में क्यों, आपका प्रेस ब्यूरो आपका चर्चा में है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका चर्चा में, उसको लेकर के भी बात करेंगे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके बीच में आ सकता है भाई। ठीक है, पीआईबी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी चर्चा में है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें चर्चा में है क्यों, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष बनाए किसको भी, आपका सत्येंद्र नाथ प्रकाश। कौन बने, इसके अधिकारी बने हैं सत्येंद्र नाथ साहब, इसके अधिकारी बनाए गए हैं, ब्यूरो के प्रधान बनाए गए हैं। इसकी स्थापना, पीआईबी की स्थापना 1919 के अंदर क्या हुआ था, पीआईबी की स्थापना की गई थी। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। प्रेस की अगर मैं बात करता हूं, देखिए लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, अगर महत्वपूर्ण कंडीशन या स्थिति में अगर हम बात करते हैं, ये नहीं कि लोकतंत्र को अगर पूर्ण रूप से अगर हम लागू करना चाहते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व रहता है। इसीलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कौन सा, चौथा
स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रेस को जाना जाता है। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे 3 स्तंभ कौन से हैं? 3 स्तंभ कौन कौन से? चौथा तो प्रेस है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं लोकतंत्र के? लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो याद आता है इब्राहिम लिंकन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपके बीच में यहाँ पे बात आ रखी है, ठीक है। जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब डेमोक्रेटिक है, इब्राहिम लिंकन की बात आती है तो इब्राहिम लिंकन ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार वो क्या कहलाती है? आपकी डेमोक्रेसी कहलाती है। और डेमोक्रेसी में इंपोर्टेंट चीज क्या है आपका? तो प्रेस की स्वतंत्रता इंपोर्टेंट है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में हम बात करते हैं तो भारत आपका एक गणतंत्र राज्य भी है। भारत क्या है? आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है। ये सबसे पहले कहां पर बात हुई थी? लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है। चलिए मैं बात करता हूं, आपकी जब संविधान लिखा जा रहा था तो आपको ध्यान हो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। आपका उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात क्लियर हुई थी कि भारत कैसा राज्य बनने वाला है, भारत कैसा देश बनने वाला है। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो ये रखा कब गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये क्या आपका पारित हुआ। तो उस दिन हमें यह पता लग गया था कि देश कैसा बनने वाला हमारा, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है। अब जरूरी नहीं होता है कि कोई देश लोकतांत्रिक है वो गणतंत्र भी हो। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता करती हो या जनता के द्वारा किया जाता हो, वही राज्य आपका क्या होता है? गणतंत्र होता है, याद रखेंगे। और हेड ऑफ नेशन का चुनाव, यानी कि हमारे हेड ऑफ नेशन कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू मैडम है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हमारे हेड ऑफ ए नेशन है, और उसका चुनाव जनता इनडायरेक्ट रूप से करती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनडायरेक्ट रूप से जनता इसके अंदर भाग लेती है, इसलिए भारत लोकतंत्र गणतांत्रिक राज्य है। और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका प्रेस अगर मैं बात करूं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसके अंदर मात्र क्या बनाया गया? प्रधान बनाया गया है। याद रखना, प्रधान कौन बने? आपके सत्येंद्रनाथ बने। 1919 में इसकी क्या हुई थी? प्रेस ब्यूरो की स्थापना हुई थी। और अंग्रेजों ने बहुत बार प्रेस के ऊपर क्या लगाया? बैन लगाया, क्योंकि प्रेस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या होता है भाई? प्रेस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों को सरकार के खिलाफ भी लिख सकते हैं, जो मतलब रियलिटी जो है, सच बात है, वो अपने विचार ला सकते हैं। प्रेस व्यक्ति की आजादी में भी आप इसको समझ सकते हैं, आजादी के अंदर भी आपकी ये बातें आती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, एक व्यक्ति चर्चा में था आपका आर एस गांधी साहब चर्चा में। ये यस बैंक के क्या बनाए हैं? अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बने। एक नकुल जैन भी आपके ये पेटीएम के क्या बने? सीईओ नकुल जैन। अगर आप लोगों से पूछे नकुल जैन कौन है, तो ये पेटीएम पेमेंट जो ट्रांसफर है पेटीएम के क्या बने? आपके नकुल जैन पेटीएम के प्रधान बने हैं। और अक्षय मुंद्रा आपके सीईओ बने। किसके सीईओ बने? वोडाफोन के। अक्षय मुंद्रा भी सीईओ बने आपके वोडाफोन के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। प्रेस की बात करें, यहाँ हमने थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव की तरफ भी ध्यान दिया, हमने थोड़ा हिस्ट्री की तरफ भी ध्यान दिया, ठीक है। करंट का आपका बीच में है तो सत्येंद्रनाथ को अभी हाल ही में इसके ब्यूरो के प्रधान बना दिया गया है। और लोकतंत्र की थोड़ी सी बात होती है, हाँ लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप आपको पता भी है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। किसके आपके चुनाव होने वाले? तो सरपंच के चुनाव होने वाले। तो लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप हम देखने को मिल जाता है कहां पर? तो पंचायत में मिल जाता है। पंचायत के जनक के नाम से किसको जाना? स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि आपके बीच में हाल ही में डॉक्टर सी नारायण जो रेड्डी पुरस्कार है आपका, रेड्डी पुरस्कार चर्चा में है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार चर्चा में 2022 में पुरस्कार 2022 चर्चा में है। ये किसके द्वारा दिया गया? हाल ही में किसको मिला? वो तो ठीक है, ये दिया किसके द्वारा गया? ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की बात करता हूं इस पुरस्कार की, तो ये हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति कौन है फिर आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात अगर मैं थोड़ी सी उपराष्ट्रपति की करता हूं, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका 1-2 दिन में होने वाला है। ये भी चर्चा का गंभीर विषय है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना अभी आपका बाकी हो। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट जीत चुका, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम कह सकते हैं कि आज तक गैर कांग्रेसी कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस बार देखते हैं ये जादू हो रहा है या क्या होगा भाई, ठीक है। चलिए तो ये दिया गया अभी आपका प्रतिभा
प्रतिभा रे को दिया गया। और प्रतिभा रे की मैं बात करूं तो शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको। उड़िया की लेखिका है, कहाँ की लेखिका है ये, उड़िया की लेखिका है। प्रतिभा रे को उपराष्ट्रपति के द्वारा आपका डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। साथ में हम बात करते हैं आपका एक और भी आपका रामदर्श आपका जो मिश्रा है, इन्हें भी मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया था। रामदर्श मिश्रा भी चर्चा में थे, इन्हें भी 31वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। दूसरा भी आपका ब्रिटेन संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। ये ब्रिटेन के संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये किसे दिया गया, तनुजा नेसरी को ये पुरस्कार दिया गया। ये भी आपका चर्चा के अंदर है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ी सी किसकी, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। आपको चर्चा के अंदर है, आपको पता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, सबसे पहले तो देखो इसकी अगर मैं बात करूं योग्यताओं की, 35 ईयर होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रखता हो, 35 का नागरिक हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहां पर ये नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये काम क्या है इसका, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो ये और क्या करेंगे, राज्यसभा के सभापति रहेंगे, पैदेन सभापति रहेंगे। राज्यसभा के पैदेन सभापति होते हैं, ये भी आपको पता है। सबसे पहले मैं बात करूं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन साहब थे। और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में क्या बने, आपके राष्ट्रपति भी बने। और पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्हें 3 लोगों के साथ क्या दिया गया था, 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपका चर्चा का विषय बन जाता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों हाईलाइटेड मुद्दे हैं। ध्यान रखना भाई, चुनाव हो रहा है तो 2022 के एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बड़े टॉपिक हैं बट जितना एज पर पॉसिबल थोड़ा बहुत जो इंपोर्टेंस हमें अपने हिसाब से, हमें अपने विश्लेषण से लगता है वो आप लोगों के बीच में हम यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अभी हाल ही में चर्चा भी रहा है अभी आपका 1 अगस्त 2022 को किस नेता की पुण्यतिथि मनाएंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। ये आज की क्लास का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं मैं इसको, बाकी तो सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले बात करूं 1 अगस्त 2022 को किसकी, तो बीजी तिलक भाई, बीजी जो तिलक साहब हैं, बीजी तिलक साहब हैं, इनकी पुण्यतिथि मनाएगी। किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो बीजी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि कब मनाई गई, मैंने थोड़ा सा इस पहले भी जिक्र किया था बट आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही होने वाला है। तो बीजी तिलक की पुण्यतिथि आपकी, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है और ये जो महीना होता है या भारत की स्वतंत्रता से संबंधित होता है, तो जितना ज्यादा हो सके हमें याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, बात करते हैं 1 अगस्त को इनकी क्या मनाई है। 1 अगस्त को बीजी तिलक की क्या हुई है, जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका निधन कब हुआ था, जो पुण्यतिथि, तो 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। यानी कि पुण्य आत्मा भारत से क्या होगी थी आपकी अपने सौरभ लोक को गमन कर गई थी, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, जो बीजी तिलक है आपके, ये क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रवादी थे भाई आपके, राष्ट्रवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये मैं बात करूं साथ में अपना, इनका काम करने का जो तरीका था ये कुछ अलग ही था भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार थोड़ी सी इनके जन्म की, तो बीजी तिलक का जो जन्म है, जन्म बॉम्बे के रत्नागिरी
जो आपका जिला है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। बॉम्बे, बॉम्बे बोले तो महाराष्ट्र में भाई इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो रत्नागिरी जिले में कई बार बोलते हैं ना गणपति बप्पा बोरिया वाली बात है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इन्होंने यही शुरू किया था। तो रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 23 जुलाई 1856 में। 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। किसका? बीजी तिलक का। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे भाई। किसमें? ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कहां पर हुआ था। तो आपके रत्नागिरी में हुआ था, बॉम्बे के अंदर हुआ था। 23 जुलाई 1856 को हुआ था। राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे। अब करते हैं बात, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जुलूस के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, जुलूस भोजन प्लस जो सम्मेलन के माध्यम से या कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की एकता को दर्शाया था। भारत की एकता का प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा कोई भी आपसे कि भारत की एकता को किसके द्वारा प्रदेश जुलूस के माध्यम से कौन प्रदर्शित करते थे? तो बीजी तिलक करते थे। बीजी तिलक की बात करो तो फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक। आप लोगों को पता है पहली बार इन्होंने ही संविधान सभा की बात करी थी कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। पहली बार कब भाई इन्होंने करी थी? तो 1895 में फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर हम पढ़ते हैं तो अनऑफिशियल का मतलब है अनौपचारिक तौर पे इन्होंने इस बात को बोला था कि हाँ होनी चाहिए भारत के अंदर एक क्या होनी चाहिए, भारत के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के लोगों के लिए क्या लिखेगी? संविधान लिखेगी। क्योंकि ये इस बात को समझ चुके थे बड़े अच्छे तरीके से कि एक मुट्ठी भर आए हुए गोरे रंग के लोग और वो हमारे ऊपर कैसे राज कर गए। इनको ये बात समझ में आ गई थी कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जो अपने अंग्रेजों के द्वारा ही व्यवस्था बनाई गई थी और वो व्यवस्था केवल और केवल अंग्रेजों के लिए ही काम कर रही थी। इस वजह से इन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो भारत के लोग ही लिखेंगे, भारत के लोग ही उस व्यवस्था को बनाएंगे और वो व्यवस्था पूर्ण रूप से किसके लिए काम करेगी? भारत के लोगों के लिए ही काम करने वाली है। ठीक है, ओके। इन्होंने मराठा नामक एक मराठी में एक निकाला इन्होंने, क्या मराठी में केसरी नामक पत्र निकाला था इन्होंने, केसरी। ठीक है भाई, और साथ में हम बात करते हैं किसकी? तो इन्होंने अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र, मराठा नामक इन्होंने किसने निकाला था? इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। तो बीजी तिलक की आपकी 1 अगस्त 2022 को बीजी तिलक की जयंती मनाई गई थी। निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवादी थे आपके, ये देशभक्त थे। बॉम्बे रत्नागिरी में इनका जिला महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण परिवार में था। पहली बार अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1895 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। मराठी और केसरी इन्होंने पत्र निकाले थे। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है भाई, किसकी सहायता से? तो गोपाल गणेश अगरकर, ये जरूर आप नोट लिख लेंगे। किसकी सहायता से? तो गोपाल गणेश अगरकर की सहायता से उन्होंने पत्र निकाले। अब आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं डब्बे के अंदर। अगरकर का संबंध किस खेल से रहा? अगरकर का संबंध किससे? अगरकर, अजीत अगरकर साहब थे, क्रिकेटर थे और कहां से खेलते थे? आपके दिल्ली से खेलते थे, ध्यान रखना। और क्या थे? आपके फास्ट बॉलर थे। किसके समकालीन थे? लगभग मैं बात करूं जो आगल श्रीनाथ के आसपास ये समकालीन रहे, अच्छे बॉलर थे भाई आपके, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में बन जाएगा। ठीक है, चलिए, लोकतक झील चर्चा में क्वेश्चन नंबर 7 आपका, लोक तक झील चर्चा में है। लोकतक झील, अगर आप लोगों से पूछी जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील की अगर मैं बात करूं तो अगर मीठे पानी की तो कौन सी झील है, इसका क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी वो आपकी लोकतक झील है। ठीक है, ये है कहां पर भाई? आपकी मणिपुर के अंदर है। याद रखेंगे। मेरा भाई चानू को याद रखेंगे। मेरा भाई चानू आपका कॉमनवेल्थ में क्या दिला चुकी है? आपका मेडल दिला चुकी है, ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग के अंदर। ठीक है, पहला गोल्ड अभी हाल में मेरा भाई चानू ने दिलवाया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मणिपुर के अंदर है आपकी लोकतक झील है, तैरती हुई दलदल जिनको फेडम के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा में क्यों है पहले ये बात करेंगे एक बार। तो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है, इसमें चर्चा में इसलिए ये मणिपुर में
पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल लोग इसी को देखने के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा स्थल है। और अभी हाल में एक आदेश दिया गया इसके आसपास की सारी झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी, यानी कि जो इसकी सुंदरता को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। इसलिए आपकी लोकटक झील चर्चा में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, संबंध कहां पर है, मणिपुर से। दूसरा, उत्तर पूर्व भारत की क्या भाई आपकी ये सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, इसके किनारे सभी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। लोकटक झील की आकर्षण का प्रमुख केंद्र है तैरते वर्ताकार दलदल, तैरते हुए वर्ताकार दलदल या घास के मैदान, तैरते हुए वर्ताकार जो दलदल है ये कहां पर है आपका, यहीं इसी लोकटक झील में। तैरता हुआ जो पार्क कह सकते हो, तैरता हुआ उद्यान कह सकते हो लोकटक झील में, आप किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। बट इतना समझिए कि तैरती हुई मिट्टी जो पार्क है वो जो आपका कह सकते हो घास घूस भी उसके ऊपर, तो ये आपका कहां पर है, आपका लोकटक झील के अंदर है। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं इस तैरती हुई जो वर्ताकार जो दलदल है, दलदल को हम किस नाम से जानते हैं, लोकल भाषा में किस, फुमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फुमड़ी कहा जाता है। तो ये भी आपका चर्चा के अंदर। तैरता हुआ पार्क पूछे तो सारा का सारा आप लोकटक झील है। खारे पानी की पूछे तो कौन सी झील आपकी, चिल्का झील, ठीक है। खारे पानी की झील पूछे तो हरियाणा की अगर झील पूछे तो बड़कल झील हरियाणा के अंदर भाई आपका एक झील आपका जो नेशनल पार्क के नाम सुल्तापुर झील भी आपकी गुरुग्राम के अंदर है। तो ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये था मणिपुर को लेकर के। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भाई समय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका भाई हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई आपका, ये हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य ने एक साथ कितने 7 जिले बनाए, 7 जिले बनाए जो कि आपका चर्चा में है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 7 जिले बनाए जो कि चर्चा में, तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोगों के पास वैसी बात नहीं है, मैसेज पहुंच ही जाते होंगे। तो हाल ही में एक साथ आपके 7 जिले बनाए, किस राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका किस राज्य ने, तो आपका वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, सीएम कौन आपका, ममता बनर्जी हैं, बनर्जी जो कि आजकल कटघरे में चल रही है। किसके कारण, पार्थ जो उनके शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। चलिए क्योंकि घोटाले में फंसे हुए हैं, ये भी आप लोगों को मालूम है। चलो उसकी बात नहीं करेंगे, पेपर में नहीं आएगा। हम यहाँ पर बात करें किसके, तो 7 जिले बनाए। तो पहले कितने जिले थे भाई इसके, पहले 23 जिले थे, तो वर्तमान में प्लस 7 कर देंगे, कितने हो गए आपके 30 जिले हो गए, ठीक है। कितने जिले हो गए, 30 जिले हो गए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूं, इससे पहले एक साथ जिले बनाए थे 13 जिले, एक साथ 13 जिले किस राज्य ने बनाए थे जो कि आपका चर्चा में था, तो एपी द्वारा बनाए गए थे, आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा बनाए गए थे, आपके आंध्र प्रदेश ने एक साथ 13 जिले बनाए थे। याद रखना ये भी आपका चर्चा में। दक्षिण भारत का एक जिला था भाई आपका, दक्षिण भारत का एक जिला बनाया गया था, दक्षिण भारत का जो कि फेमस जिला था। यानी कि दक्षिण भारत के हम जब राज्यों की बात करते हैं तो याद रखना आपको विजयनगर साम्राज्य आपका जरूर चर्चा में आता है। ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये कर्नाटक के द्वारा आपका विजयनगर को जिला बनाया गया था। ये भी आपका चर्चा का विषय था। जिला किसके द्वारा बनाया गया था, विजयनगर के द्वारा विजयनगर को जिला बनाया गया था। विजयनगर की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैं हिस्ट्री की तरफ लेके चलूंगा, आपको 1-2 मिनट का सफर कराऊंगा। आप लोगों ने एक कर्नाटक की बात आई है तो एक सथल सुना होगा आप लोगों ने। विजयनगर जब जिला बनाया तो यहां से टूट करके एक साम्राज्य बना था जिसे हम मैसूर के नाम से जानते थे। मैसूर के नाम से कर्नाटक में एक जगह है जिसे मैसूर के नाम से जानते थे। मैसूर बोलते तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा देश का पहला स्वच्छ शहर यही था। मैसूर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वाडियावार वंश के राजा के द्वारा की गई थी। वाडियावार वंश के राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी पर आपके टीपू सुल्तान ने शासन किया था। और 1799 में पहला ऐसा सुल्तान था जो कि किले के द्वार पर युद्ध करते हुए आपके चौथे अंगल मैसूर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। पहला ऐसा सुल्तान था टीपू सुल्तान जो कि फ्रांस के साथ संबंध स्थापित करना चाह रहा था। दूसरे तुर्किस्तान आपका जो है अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित। पहला ऐसा शासक था जिसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। पहला ऐसा शासक था जिसने अपने राजदूत दूसरे देशों में संबंध स्थापित करने के लिए भेजे थे। ठीक है, तो कर्नाटक का जो विजयनगर है तो उससे मुझे मैसूर याद आ गया। देश का पहला स्वच्छ शहर है मैसूर की। अगर मैंने बात कर दी वाडियावार का युद्ध, यहाँ पे एक चीज और आई आपका, फ्रांस आया है। फ्रांस किस युद्ध के बाद आपका ये डिसीजन हो गया था कि अब भारत के अंदर अंग्रेज सर्वोच्च रहेंगे।
तो वांडियावास का जो युद्ध था, मुझे चलो क्वेश्चन आप ही बताएंगे एक बार, फ्रांस को हराया था किस युद्ध में, हराने के बाद किस युद्ध में हम हराने के बाद अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी क्लासे लेकर के आता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे और आप पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।